डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। देश के हमको आश्चर्य महोदय कहते हुए कि हम नियावली लेके जाते थे, विजय बाबू हर्ष में रहते थे। नियावली है उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, पता नहीं अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति, झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है, मगर अधिकारी पढ़ाते थे ना, सब निरस्त हो गया। सासाराम की लड़की किशनगंज की लड़कियां बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय को कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। पदस्थापन की क्रूर नीति के कारण हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं योगदान नहीं किया है महोदय। आपको अगर जांच करानी है तो 2015 से लेके आज तक शिक्षा विभाग का गांव से लेके शहर तक जांच कराइए महोदय। और मैं तो यह कहता हूं इस अवसर पर, अगर जांच करानी है तो सदन के सर्वदलीय कमेटी से कराइए, अगर जांच करानी है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों से कराइए। प्रस्ताव आया मेरे पास नियोजित शिक्षकों को लेटरल एंट्री शिक्षक बनाने का। लेटरल एंट्री के मानक नियम हैं भारत सरकार में, उससे इतर शिक्षकों को अपमानित करने का सब प्रयोग करना ठीक नहीं था महोदय। मैंने मंतव्य संचिका पर दिया और यह कि नहीं, लेटरल एंट्री शिक्षक का हम विरोध किए महोदय, तब उसका नाम विशिष्ट शिक्षक न्यावली हुआ महोदय। हमारे नए जो एसीएस साहब आए, आते आते बीपीएससी के अध्यक्ष से उलझ गए, ये सार्वजनिक है, सब जानते हैं। फिर उलझ गए, पता नहीं उलझने में उनको वो माहिर है। 30 मई 2027 को विज्ञापन जारी हुआ महोदय, और नए एसीएस का पदस्थापन 7 जून को हुआ। प्रथम विज्ञापन से लेकर के नया एसीएस के आने में 1 महीना 7 दिन का अंतर है लगभग, और 1 महीना 7 दिन के अंतर जब प्रथम विज्ञापन में है तो बीपीएससी में ऐसे महान एसीएस का क्या क्या योगदान है, हमको जरा बताया जाए। माननीय सर श्री चंद्रशेखर अपना पक्ष रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमामयी पद पर 28 मिनट रहेंगे आसीन होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूं इस गरिमामय पद की शोभा आपके नेतृत्व में बेहतर और विलक्षण रूप से काम करेगी। मैं इस अवसर पर सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी, बेरोजगारों और युवाओं के लिए हर समय चिंतित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित मधेपुरा के महान मतदाताओं का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे बड़ी शख्सियत के खिलाफ बड़े मतों के अंतर से जिता करके सदन में तीसरी बार लगातार भेजा। महोदय, ये बात स्वयं सिद्ध है, सर्वविदित है कि सिंचाई अधिसंरचना में वृद्धि करके ही हम कृषि क्षेत्र में फैलाव कर सकते हैं या बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी हालिया प्रकाशित हुए महोदय, अंग्रेजी वर्जन का, उसके अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि वर्ष 2020-21 के तुलना में वर्ष 22-23 में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में राशि में भारी कटौती की गई है, और उसमें भी जो बाढ़ की त्रासदी झेलने के कारण होते महोदय, वो स्पष्ट है कि मेंटेनेंस रिपेयरिंग में भयंकर लूट होते रहा है। और उन शंकर जी को सुन रहा था, 18 वर्ष 17 वर्ष लगातार डबल इंजन की सरकार है, और बाढ़ के समय में
बारिश के समय में कोई न कोई तटबंध टूटता ही टूटता है। अगर 17-18 साल में डबल इंजन की सरकार भी इस तटबंधों को दुरुस्त नहीं कर सकती है तो कब करेगी, ये सरकार से भी जानना चाहूं। महोदय, कुशहा त्रासदी एक बड़ी विडंबना है। 700 करोड़ रुपए लगाए गए, मगर रुपयों का क्या हुआ, ये भी चिंता का विषय है, जांच का विषय है कि इसका नहरों का एंड गंगा तक पहुंच पाया सुविधाजनक रूप से कि नहीं। अगर पहुंच पाया तो कितना क्यूसेक पानी वहां से गंगा में प्रभावित हो पाती है, जिससे कि बाढ़ की त्रासदी कम हो सके। महोदय, मैंने जो बात कही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मामले में, ये टेबल पृष्ठ 126 टेबल नंबर 3.49, इसमें सर स्पष्ट है कि वर्ष 2020-21 में सार्वजनिक निवेश के क्षेत्र में 2114.87 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था। महोदय, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 1525.59 करोड़ हो गया। महोदय, जब अनुदान मांग पर चर्चा हो रही हो तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर पैसा किस बात के लिए मांग रहे हैं। जब इतनी कटौती ही आप कर रहे हैं तो यह हमारे राज्य बिहार के कृषकों के लिए चिंता का विषय है। महोदय, उसी प्रकार से आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर क्षेत्रफल के अनुसार भी जो 7 निश्चय 2 की परिकल्पना है, कृषि क्षेत्र में हर खेत तक पानी पहुंचाने का, उसमें सिंचाई विभाग का बहुत बड़ा योगदान होना है। महोदय, ऐसे में राशि में कमी हुई तो स्वाभाविक रूप से क्षेत्रफल में कमी होगी। जो सिंचित क्षेत्र होना चाहिए उसमें भी भारी कमी दर्ज की गई। महोदय, वर्ष 2021 में जहां 77.6% क्षेत्र की सिंचाई होती थी, वहां लगभग 26% हो गई है। महोदय, मैं इस बात से चिंतित हूं महोदय, आहर पैन नहर के क्षेत्र में भी भारी कटौती हुई है। 2021 में 77.6% क्षेत्र का सिंचाई तालाब आहर से होता था, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 26.9% हो गया। महोदय, जब लगातार एक महत्वपूर्ण विभाग जो कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर सकती है, ऐसे मामले में सार्वजनिक निवेश में कटौती और ऊपर से हर समय यदि दिखता है, लोक चर्चाएं होती है, अखबारों में छपता है, नहर, पुलिया कभी फंस गया, कभी टूट गया, तो भयंकर रूप से भ्रष्टाचार का शिकार हुई है। महोदय, मैं चूंकि माननीय मंत्री जी संसाधन के साथ साथ लंबे समय तक शिक्षा विभाग को भी देखते रहे हैं और पुनः भी देख रहे हैं। हमारी सरकार 4 दिन पहले महागठबंधन की गई है, एनडीए की सरकार बनी है। 10 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, जो भी 13 तारीख को गई, 12 तारीख को। तो मेरा महोदय कहना है, ये सर्वविदित है महोदय। वर्ष क्या अगर गणना करूं, हमारे महागठबंधन का कॉमन एजेंडा था महोदय, हम सरकार बनेंगे तो 10 लाख लोगों को एक कलम से नौकरी देंगे। सरकार तो बनी नहीं महोदय, मगर सरकार में हम लोग शामिल हुए महोदय। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए महोदय। समय बढ़ाना पड़ेगा, डिस्टर्ब कर रहे हैं। आ रहा हूं, वहां भी आ रहा हूं
वहां भी आ रहा। वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, आप तो महोदय, सुने ज्यादा कर रहे हैं। बोलिए। तो महागठबंधन का एजेंडा था एक कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का। सरकार तो नहीं बनी, मात्र 12,270 वोट से, वो भी बेईमानी के बाद सरकार में हम लोग नहीं आ सके, मगर 10 लाख नौकरी देने के दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी को तैयार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन 15 अगस्त 2022 का आया महोदय। और तब लगभग 4.5 लाख लोगों की बहाली हुई महोदय, और उसमें अकेले 2,17,000 शिक्षा विभाग में बहालियां हुई है महोदय। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोग कहते हैं एनडीए के लोग कहते हैं कि भाई एनडीए के लोग कहते हैं कि साहब हम बहाली करने में सक्षम हो पाए, ईर्ष्या जलन से जूझ रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, आप कैसे कर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे नेतृत्व को इस बात के लिए तैयार 17-18 साल में आप न कर पाए, मगर महागठबंधन कर पाए। इस बात को आपको समझना चाहिए महोदय। महोदय, मैं बारीकी से, क्योंकि राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो उद्बोधन हुआ, माननीय वर्तमान जन संसाधन सह शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा जो उद्बोधन हुआ, उसके संबंध में कहना चाहता हूं महोदय। इसलिए शिक्षा विभाग की उपलब्धि और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अपनी बात भी करने का अवसर है। मैं उस दिन भी जवाब दे सकता था, उठा भी, मगर समय नहीं मिल पाया। तब आप आसन पर नहीं थे महोदय, और आज हैं। हमको लगता है कि साथी हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आपको तो हम डिस्टर्ब कभी नहीं करते। महोदय, मैं शिक्षक हूं। नहीं चंद्रशेखर जी, कितना बढ़िया था, सिंचाई विभाग पर बोल रहे थे, कहाँ भटक गए आप? दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हैं। कितना अच्छा बोले थे सिंचाई पर। महोदय, मैं शिक्षक हूं और शिक्षा की जरूरत को अंतरात्मा से स्वीकार करता हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे अपने परिवार में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं महोदय। इसलिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलता रहा है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सम्मान करता हूं, पांव भी छूता हूं। और ये मेरा निजी मामला है, बड़े भाई हैं, लेकिन जहां राजनीति में सुचिता का सवाल आएगा, जहां सिद्धांत विहीन राजनीति का सवाल आएगा, तो प्रश्न तो खड़ा होगा महोदय। मैं ये कहता हूं महोदय कि मैं मंत्री बनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा करके कि जबरदस्ती ले लिया, तो जबरदस्ती लेकर के जो चंद्रशेखर ने काम किया महागठबंधन के नेतृत्व में, उसके बारे में बताना चाहता हूं महोदय। और मैं पुनः अपने नेता आदर सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी का वह समय याद करता हूं। एक मिनट, क्या बोलिए? क्या व्यवस्था मेरी ये है अध्यक्ष महोदय, ये शिक्षक बहाली पर बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, शिक्षक बहाली के फाइल पर दस्तखत किए थे और डिबेट हो रहा है जल संसाधन पर, तो जल संसाधन विभाग पर ना बोलेंगे, तो शिक्षा पर बोल रहे हैं और शिक्षक के फाइल पर दस्तखत नहीं किए थे। बैठिए, बोलिए महोदय। साथी को ईर्ष्या हो रही है महोदय। अरे ईर्ष्या मत करिए, आप कहते मैंने बोलेंगे महोदय। जब यह अवसर मिला तो मुझे इस बात की अनुभूति है कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बेहतर काम किए जा सकते हैं महोदय। इसको टारगेट करके मुझे ये मालूम है कि भारत का गौरव अगर दुनिया में है तो उसका केंद्र बिंदु भी बिहार है, जिस बिहार को
और मगध को ज्ञान की भूमि कही जाती है। दुनिया के सबसे समुन्नत विश्वविद्यालय बिहार के विक्रमशिला, नालंदा हुआ करते थे, और अब जो पाकिस्तान में चला गया वो तक्षशिला हुआ करता था। महोदय, ज्ञान के क्षेत्र में हम अपनी विरासत को प्राप्त करें, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं महोदय कि जब मुझे शिक्षा मंत्री बनने का अवसर मिला, मेरे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने हमको बुला के कहा, चाहे जो भी हो जाए हमें 10 लाख नौकरी के दिशा में कदम रखना है और आप इसके लिए बेहतर काम करने का प्रयास करिए। मैं महोदय साथियों से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हमें चिंता हुई, मैं 1 महीना तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं गया। 1 महीना तक महोदय डिस्टर्ब कर, हमको समय बढ़ाना पड़ेगा, ये ठीक बात नहीं है भाई। आप 4 बार 5 बार 6 बार जीते हैं, क्यों आप परेशान है भाई? बोलिए, इधर देख के बोलिए ना, उधर कहां देख ले? तो महोदय 1 महीना तक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कटसी करने भी नहीं गया। 1 महीना तक विभिन्न शिक्षक संगठनों से, विभिन्न हितधारकों से, विभिन्न सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और शिक्षकों से और सेवानिवृत्त और सेवारत बड़े पदाधिकारियों से भी इंटरेक्शन किया महोदय। शिक्षक संगठनों से आधा दर्जन शिक्षक संगठनों से इंटरेक्शन किया, और 1 महीना के बाद जब मैं गया महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चंद्रशेखर जी कहाँ थे इतना दिन? हम के सर कौन सा शक्ल लेके आते? 17 साल में तो शिक्षा गांव में खत्म हो गया महोदय, और इसके जड़ में कौन है ये साथियों को पता है। हृदय विदारक है महोदय। अच्छा है आप जिस आसन पर बैठे हैं, गांव में घर आपका नहीं है। अगर गांव में घर होता महोदय तो 17 साल में जिस जिन्होंने शिक्षा को रौंदा है, और यह भी याद नहीं है कि जब माननीय लालू प्रसाद जी के 90 के दशक में शिक्षक बहाल हुए थे बीपीएससी से 25,000, उस समय तक देश में 25,000 एक साथ किसी राज्य ने शिक्षक बहाली नहीं किया था महोदय। तो मैं महोदय कहना चाहता हूं कि मैं गया और विजय बाबू भी वहीं पर थे। मैंने कहा कि साहब बीपीएससी को दे दीजिए परीक्षा आयोजित करने के लिए। निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन और गुणवत्ता लाने के लिए बीपीएससी को देना अनिवार्य है महोदय। उसके बाद मैंने कहा कि मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना लाया जाए। महोदय मैं आप सदन को बताना चाहता हूं, सदन के माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहता हूं कि मैं जब गया मुख्यमंत्री शिक्षा दान योजना का प्रस्ताव लेकर के, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ सुझाव के आदेश दिए और विजय बाबू के साथ बैठ करके उसको फाइनल हुआ, सहमति हो गई महोदय। और 23/9/20/22 को चंद्रशेखर जी गोपनीयता का शपथ लिए थे उस समय। महोदय क्यों बाहर कर रहे हैं? तो कैबिनेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं महोदय। महोदय और नहीं, महोदय हमारे मंत्री जी भी बोल रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय कि जब मैं गया, और वो आप सभी को मालूम महोदय अधिकारी छात्रों के लिए आदर्श होते हैं। मेरे मन में एक बात थी कि अगर अधिकारी सप्ताह में अपने इच्छा से एक दिन भी प्रखंड से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक वर्कस का संचालन कर देंगे तो यह बिहार शिक्षा के क्षेत्र में उत्कर्ष हासिल करेगा महोदय। और हम जब सेवारत 2-3 आईएएस लोगों से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारी वाइफ्स एसोसिएशन को भी डाल दीजिए। विजय बाबू के साथ सहमति हो गई, प्रोसीडिंग हो गया, सहमति हो गई उच्च स्तर पर, मगर वह मैं समझता हूं ईर्ष्यावश शायद लागू नहीं हुआ कि एक क्रांतिकारी कदम होगा महोदय। इसके साथ ही मैं सब लाया हूं दस्तावेज, किस डेट में मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलने गया सुझाव लेकर के, 1 दर्जन से ज्यादा है महोदय। मैं सितंबर से लेकर जनवरी 2023 तक कम से कम 5-6 बार बीपीएससी को दीजिए, बीपीएससी को दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहमत हो जाते थे।
अधिकारियों को निर्देशित करते थे, मगर पता नहीं नए पद से कौन सा आदेश होता था कि फिर वह खटाई में पड़ जाता था। मगर मैं साधुवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने फरवरी 2023 में सहमति जाहिर की जो बीपीएससी को परीक्षा देना है। सच कहिए महोदय, मुझे लगा कि शायद प्रभु परमात्मा ईश्वर ने अगर मुझे शिक्षा मंत्री का पद दिया है तो आज सबसे बेहतर दिन है कि बीपीएससी को लालू प्रसाद यादव के जमाने जैसा फिर से परीक्षा आयोजित करने का काम दिया गया महोदय। मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं महोदय, फरवरी 2027 को माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। मार्च 2027 में कैबिनेट के लिए संचिका गई। 10 अप्रैल को कैबिनेट की मंजूरी मिली। 24 अप्रैल को प्रशासनिक पदवर समिति ने वेतन निर्धारण किया और पद सृजन किया। उसके बाद महोदय अप्रैल 23 में बीपीएससी को अधियाचना गया। अप्रैल 23 में बीपीएससी को अधियाचना गया। अब आप समझिए कि बीपीएससी की अधियाचना अप्रैल 23 में गया, इसमें तो हम अनुपस्थित नहीं थे माननीय मंत्री महोदय, जरा स्पष्ट करिएगा। उसके बाद 16 मई 2027 को हमारे नोटिंग में एक महोदय इंपॉर्टेंट बात करना था। हमारे नोटिंग में हर समय यह होता था कि राजकर्मी का दर्जा जो हमारा एजेंडा था शिक्षकों के लिए, 2015 में सरकार महागठबंधन की बनी थी, 9,000 से 18,000 वेतन हमने किया था। आपने क्या किया, जरा जवाब दीजिएगा। उसके बाद महोदय जब राजकर्मी का दर्जा हमारा इशू था, हमारे एजेंडा का विषय था महागठबंधन का, तो राजकर्मी बनाने के लिए मैंने प्रस्ताव दिया। राजकर्मी 16 मई 2027 को राजकर्मी बनाने के लिए और विकल्प लेकर प्रस्थापन करने के लिए प्रस्ताव दिया महोदय। फिर अति आवश्यक सुझाव इस खंड में दिए गए बीपीएससी के लिए, जैसे निगेटिव मार्किंग हटाना, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त करना, केवल एक पाली की 150 अंकों की परीक्षा लेना, परीक्षा से ई विकल्प हटाने, चांस की बाध्यता समाप्त करने वगैरह वगैरह। जब मैं यह प्रस्ताव लेकर गया, विजय बाबू भी हर जगह रहते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, आज भी आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूं महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि चंद्रशेखर जी सुन लीजिए आपके बारे में फायदा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा, चंद्रशेखर जी आप तो लगता है बीजेपी वाला से सलाह ले लेते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाए, आप लगता है बीजेपी वाला सलाह ले लिए, लेकिन मेरे हर मांग को एक आध को छोड़ करके मेरे प्रस्ताव लिखित जो हैं, मेरे पास दस्तावेज है डेट सहित, मेरे हर मांग को, सुधार के हर मांग को माना गया। मगर 5 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, 1 महीना के बाद, 3 महीना के बाद फिर मैंने इस तरह से, मैं एक बार महोदय ये डेट वाइज लाया हूं, 30 मई 2027 को बीपीएससी ने विज्ञापन जारी किया। 30 मई 2027 सुन लीजिए, आप लोगों को शायद सुविधा होगी। 30 मई 2027 को विज्ञापन जारी हुआ महोदय, और नए एसीएस का पदस्थापन 7 जून को हुआ। प्रथम विज्ञापन से लेकर के नया एसीएस के आने में 1 महीना 7 दिन का अंतर है लगभग, और 1 महीना 7 दिन के अंतर जब प्रथम विज्ञापन में है, तो बीपीएससी में ऐसे महान एसीएस का क्या क्या योगदान है हमको जो बताया जाए। महोदय ये पूरी तरह से महागठबंधन सरकार ने और अपने इशू को रखा, और हर समय ये कोशिश किया कि हम बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में कर सके महोदय। मैं महोदय ये कहना चाहता हूं, हमारे नए जो एसीएस साहब आए, आते आते बीपीएससी के अध्यक्ष से उलझ गए। ये सार्वजनिक है, सब जानते हैं। फिर उलझ गए, पता नहीं उलझने में उनको वो माहिर है और क्या करते हैं। महोदय डोमिसाइल मुद्दा एक बड़ा इशू था महोदय। डोमिसाइल नीति महागठबंधन के एजेंडे का विषय था। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। देश के हमको आश्चर्य महोदय कहते हुए कि हमें नियमावली लेके जाते थे, विजय बाबू हर समय रहते थे,
नियमावली है। उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, पता नहीं अधिसंख्य राज्यों में डोमिसाइल नीति, झारखंड में डोमिसाइल नीति लागू है, मगर अधिकारी पढ़ाते थे ना, सब निरस्त हो गया। मेरी चुनौती है, अगर निरस्त हुआ है उत्तराखंड का, अगर निरस्त हुआ है छत्तीसगढ़ का या देश के अन्य राज्यों का, तो मैं सरकार से जवाब चाहूंगा कि कब निरस्त हुआ और अभी कौन सा डोमिसाइल नीति चालू। लेकिन आज तो जवाब देंगे केवल सिंचाई विभाग पर भाई। महोदय केवल जल संसाधन महोदय विभाग एक पर बोलने वाले सत्य आपका है कि महोदय, किसी चूंकि में हमको जवाब आरोपित किया गया है महोदय, हमको आरोपित किया गया है, जवाब देने दीजिए महोदय। मैं इसलिए डोमिसाइल नीति को आराम से लागू किए माननीय मुख्यमंत्री जी, मगर 25 जून को उसको निरस्त कर दिए। अब जब निरस्त कर दिए, क्योंकि हम सरकार के मंत्री थे, ना चाहते हुए भी हमें स्वीकार करना पड़ा महोदय। अब केवल 5 मिनट बचा है चंद्रशेखर जी। महोदय 5 अगस्त, चंद्रशेखर जी केवल 5 मिनट बचा आपका। महोदय अब लोग डिस्टर्ब किया महोदय। 5 अगस्त महोदय 5 अगस्त को सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें राजकर्मी का दर्जा दिया गया महोदय, और पदस्थापन नीति महोदय, और अलग से परीक्षा लेने पर सहमति हुई 5 अगस्त को। निगेटिव मार्किंग हटाने के लिए जब मैंने कोशिश किया 2/6/2023 को लिख के दिया, लेकिन उस समय नहीं मानी गई। 18/8 मेरे सलाह के 2 महीना के बाद बीपीएससी परीक्षा से निगेटिव मार्किंग हटाई गई महोदय। मैं महोदय यह कहना चाहता हूं, प्रस्ताव आया मेरे पास नियोजित शिक्षकों को लेटरल एंट्री शिक्षक बनाने का। लेटरल एंट्री के मानक नियम हैं भारत सरकार में, उससे इतर शिक्षकों को अपमानित करने का शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं था महोदय। मैंने मंतव्य संचिका पर दिया और यह कि नहीं, लेटरल एंट्री शिक्षक का हम विरोध किए महोदय, तब उसका नाम विशिष्ट शिक्षक नियमावली हुआ महोदय। 27 अक्टूबर 2023 को राजकर्मी बनने पर विशिष्ट शिक्षक नियमावली के कठिन प्रावधानों के विरुद्ध मेरा मंतव्य था महोदय। कुछ तो माने गए, अगर सारे प्रस्ताव माने जाते तभी शिक्षक आंदोलन को मजबूर नहीं होते महोदय। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं महोदय, 18 दिसंबर 2023 को विशिष्ट शिक्षक नियमावली के निरूपण की संचिका मेरे पास आई। एसीएस से नहीं महोदय, मुख्य सचिव के माध्यम से आई। अब समझ लीजिए महोदय क्या स्थिति है, राजपाट कैसे चलता है। एसीएस के माध्यम से नहीं, सीएस के माध्यम से आई मेरे पास संचिका महोदय, और जो मैंने मंतव्य दिया कठिन प्रावधानों को हटाने का, जो अनावश्यक था, अतार्किक था, अदूरदर्शी था, गैर वैधानिक था, मैंने उस पर मंतव्य दे करके अध्यापक नियमावली 2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो प्रस्ताव दिए, अधिसंख्य प्रस्ताव को माना गया, कुछ आवश्यक प्रस्ताव को नहीं माना गया, जिसके कारण शिक्षक अभी परेशानी झेल रहे हैं महोदय। पदस्थापन की क्रूर नीति कौन नहीं जानते। हम कहते हैं हम शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहते हैं, तो क्या पदस्थापन दंड के रूप में देंगे। सासाराम की लड़की किशनगंज की बच्चियां सासाराम में, मधेपुरा की बच्चियां बेतिया में, बेतिया की बच्चियां मधेपुरा में महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बावजूद भी विजय बाबू के नेतृत्व में बैठक हुई महोदय, और निर्देश विजय बाबू ने दिए। मैं उसी समय विजय को कहा कि शायद ये हठी है, आपकी बात भी नहीं मानेंगे, और नहीं माना, आज तक नहीं माना है महोदय। अब समय महोदय इंपॉर्टेंट है महोदय, कंक्लूजन की ओर बढ़िए, समय समाप्त हो रहा है महोदय डिस्टर्ब किया गया है, 2-3 मिनट ज्यादा दिया जाएगा महोदय। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं महोदय, पदस्थापन की क्रूर नीति के कारण हजारों शिक्षक शिक्षिकाएं योगदान नहीं किया है महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूंगा कि एक श्वेत पत्र जारी करें जिला वाइज कि कितने लोगों का पदस्थापन के लिए चिट्ठी गई, कितने बच्चियों ने ज्वाइनिंग नहीं किया, और ज्वाइनिंग करके कितने बच्चों ने छोड़ दिया। मैं इसका जवाब चाहूंगा महोदय। एससी, अब आप देखिए इंटर काउंसिल को पहले से ही बहुत ज्यादा लोड है। इंटर काउंसिल सब ढंग के बड़े बड़े एग्जाम आयोजित करती है। शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का परीक्षा अलग से लेने का जब प्रावधान हुआ तो हमने सलाह दिया था कि एससीईआरटी से कराइए, क्योंकि एससीईआरटी को दक्षता परीक्षा लेने का व्यापक अनुभव है।
जब एक शिक्षक जब दक्षता परीक्षा पास कर गया तो पुनः उसके परीक्षा की क्या जरूरत। फिर भी ऑफलाइन चूंकि परीक्षा एससीईआरटी लेती है, उस समय मेरी बात नहीं मानी गई, मगर बाद में माननीय मंत्री जी का और एसीएस साहब का ये आया है फरमान कि हम 2 बार ऑफलाइन भी लेंगे। मेरा इसमें चिंता का विषय है महोदय, पिछले दफा अखबारों में पढ़ा राजद के मंत्री बेईमान हैं मगर दूसरे कोई नहीं है। ये एक तरफ से डर लगता है कि यह निश्चित रूप से बायसनेस है सरकार का। आपको अगर आप महोदय 3 मिनट महोदय, आपको अगर जांच करानी है तो 2015 से लेके आज तक शिक्षा विभाग का गांव से लेके शहर तक जांच कराइए महोदय। और मैं तो यह कहता हूं इस अवसर पर, अगर जांच करानी है तो सदन के सर्वदलीय कमेटी से कराइए। अगर जांच करानी है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जजों से कराइए। बाकी सरकारी एजेंसियों का क्या हाल है महोदय। आपका समय समाप्त हुआ। अंत में महोदय आउटसोर्सिंग बहाली में महोदय आप बैठ जाइए महोदय, 1 लाख से ज्यादा महोदय। 2 मिनट हो गया समय, 2 मिनट कंक्लूड कर देता हूं महोदय। आउटसोर्सिंग बहाली में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया महोदय।